नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और जैसा कि आप सभी बीते कुछ समय से लगातार एग्जिट पोल्स के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जहां 5 जगह चुनाव थे, जिनमें 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी था, और उनमें भी सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बंगाल, जिसके बारे में यह चर्चा हो रही है कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2021 में भी कुछ एग्जिट पोल्स ऐसा ही कह रहे थे कि बंगाल में दीदी का गढ़ ढह रहा है। तो क्या इस बार भी जिस तरह के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जिनको आप संभवतः देख चुके होंगे, जिनमें मेजॉरिटी कहा गया है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, शायद एक दो ऐसे ही एग्जिट पोल हैं जिन्होंने टीएमसी की वापसी पर भरोसा जताया है। आज के इस सेशन में हम उन तमाम फैक्टर्स पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि टीएमसी वापस आती है तो कौन से मेजर कारण रहेंगे, और अगर बीजेपी वापस आती है तो कौन से कारण रहेंगे, और इवन बीजेपी पहली बार आती है तो कौन से कारण रहेंगे। वर्ष 2011 से लेकर अभी तक लगातार पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज टीएमसी आने वाले समय में भी क्या सत्ता बरकरार रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी जानकार हैं, जितने भी इस समय मार्केट के अंदर लोग उपलब्ध हैं, जिनका यह कहना है कि इन एग्जिट पोल्स में बहुत हद तक इस बार बीजेपी के द्वारा पुलिस का इस्तेमाल ना करते हुए पूरी तरह सीआरपीएफ को सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी, उसके चलते लोगों में वोट देने का विश्वास जगा और घर से वो बाहर निकलकर वोट देने पहुंचे। इतना जबरदस्त वोट दिए कि अब तक का इतिहास रच दिए। 90% से अधिक वोटिंग बंगाल में पहली बार हो रही है, और ऐसे में जब पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग परसेंटेज 90% से ऊपर निकलता है तो 2011 की याद आती है, जब 2011 में 84% वोट हुआ था तो टीएमसी सत्ता में आई थी, और इस बार जब 90 से ऊपर वोट हुआ है तो माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोग सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देने बाहर निकले हैं। इसी वजह से पश्चिम बंगाल इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड, सबसे ज्यादा चर्चित मामला बनकर निकल कर आया है। अगर हम बात करें तो 294 सीटों पर हुए मतदान में 92.84% वोटिंग होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 2 फेजेस में हुए चुनाव में, जहां पहले फेज के अंदर 93.19% मतदान हुआ था 152 सीटों पर, सेकंड फेज में 142 सीटों पर 92.48% चुनाव दर्ज किया गया है। बंगाल के अंदर इतना बड़ा जो चुनाव के परसेंटेज हैं, वोटिंग परसेंटेज हैं, ये या तो परिवर्तन दर्शाते हैं या फिर विश्वास दर्शाते हैं। विश्वास का मतलब है कि एसआईआर के अंदर जिन लोगों का नाम कटा, कहीं वो लोग अपने और लोगों को यह कहने के लिए तो टीएमसी के पक्ष में मतदान कराने के लिए नहीं चले आए कि अगर आज मतदान नहीं किया तो जो रह गए उनका भी नाम कट जाएगा। या दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को, लगभग 2 लाख से अधिक अर्धसैनिक सैनिकों को पश्चिम बंगाल के पोलिंग स्टेशंस पर उतारा, तो क्या लोगों के अंदर पुलिस का जो डर है, जिसे कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं टीएमसी के ही एक्सटेंडेड कमांड है, क्योंकि वहां पर सिविलियन रूप में पुलिस काम करती है, टीएमसी के कार्यकर्ता वहां सिविल पुलिस बनकर काम करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में पुलिस का जो डर था उसे हटाकर सीआरपीएफ की मदद से उन लोगों को वोट देने के लिए बाहर निकाला गया जो लोग कभी वोट देने से डरते थे। तमाम चीजें हैं, लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है इस बात को समझने का कि आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े कह क्या रहे हैं। इन आंकड़ों को डिकोड करने का प्रयास आज हम और आप भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाओं के वोट परसेंटेज का बढ़ जाना, अब तक के सारे रिकॉर्ड का टूट जाना, फीमेल वोटिंग का 92% 69% पहुंचना, जो दर्शाता है कि या तो ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए बात कर रही थी उनके पक्ष में महिलाएं निकलकर चली आई, या फिर एनडीए सरकार के द्वारा केंद्र के अंदर महिलाओं के आरक्षण को महिलाओं का जो सदन के अंदर आरक्षण है उसके लिए लाया गया जो बिल था, वो बंगाल में महिलाओं के प्रति, उनके प्रति सिंपैथी लाने में कामयाब रहा। बहुत सी बातें इस समय पश्चिम बंगाल को लेकर हैं, और इन्हीं बातों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं तो उनमें से बीजेपी को 140 से 200 सीटें देते हुए दिखाई जा रही हैं। देश के प्रमुख एग्जिट पोल्स का अगर मैं आपके सामने सार रखूं तो उनका मानना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 150 से 175 सीटें लेकर आ रही है। अगर देश के प्रमुख एग्जिट पोल में मैट्रिज, चाणक्य स्ट्रेटेजीज, पोल डायरी, प्रजा पोल, जनमत पोल, इनका देखा जाए तो ये सब लोग बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। वहीं पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स की अगर बात करें तो ये टीएमसी को फिर से आता हुआ दिखा रहे हैं। अगर इनका सबका एवरेज आउट भी कर दिया जाए तो 145 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखा रहे हैं और टीएमसी को 142 सीटें मिलती हुई दिखा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है। बीजेपी का जो अपना इंटरनल सर्वे है वो खुद को 170 से अधिक सीटें मिलती हुई दिखा रहा है। अब इसी बात को आज के सेशन में हम एक्सपर्ट्स की मदद से समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली
अगर ये जीतते हैं तो कौन सा कारण होगा, ये जीतते हैं तो कौन सा कारण होगा, अगर ये हारते हैं तो कौन सा कारण होगा, अगर ये हारते हैं तो कौन सा कारण होगा। तो चलिए आज के सेशन में एक्सपर्ट के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। मेरे साथ में हैं सज्जन कुमार जी, जो प्रमुख सेफोलॉजिस्ट हैं, बंगाल में लंबे समय तक समय बिता करके अपनी रिपोर्ट लेकर के आज हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और दूसरे हैं अजीत द्विवेदी जी, वेटरन पत्रकार हैं, अक्सर चुनावों की कवरेज के लिए और चुनावों पर अपनी व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। तो आइए सीधे डिस्कशन में। तो सर स्वागत है आपका। आप सबने इतना अपना कीमती समय निकाला है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे शो की थीम है, हमने अपने सेशन के अंदर ये परिचय तो दे दिया है कि आप दोनों महानुभूति कौन हैं। अब सीधा मुद्दे पर पहुंचते हैं और मैं आपसे कट टू कट दो बातें करूंगा। क्वेश्चन सिंपल है, टीएमसी जीतती है तो क्या होगा, टीएमसी हारती है तो क्या होगा, बीजेपी जीतती है तो क्या होगा और बीजेपी हारती है तो क्या होगा। क्योंकि एग्जिट पोल्स में मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स जीतता हुआ बीजेपी को दिखा रहे हैं, लेकिन 2021 का आंकड़ा हमारे सामने है, जहां 2021 में भी कुछ एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया था। फाइनली टीएमसी रिपीट हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जिट पोल का विश्लेषण आज के समय में हम फैक्ट्स के साथ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत, अगर बीजेपी जीतती है तो कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती है तो एक तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की वजह से जीतेगी। पहला और एक लाइन का निष्कर्ष है, अभी इसकी हम लोग बहुत लंबी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बाकी सारी चीज़ें जुड़ेंगी। ठीक बात जो है। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, उसके नेताओं के जो कैंपेन है, जो उसने जिस तरह के रिसोर्सेज यूज किए वो है, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती हुई, भारत सरकार का जो सारा तंत्र लगा, वो सारी चीज़ें उसके साथ सहायक की भूमिका में थी। सबसे मुख्य बात ये थी कि उसके साथ हिंदू का ध्रुवीकरण एक निश्चित सीमा से आगे हुआ। एक निश्चित सीमा तक तो हो रहा था, वो पिछली बार भी हो रहा था। और 3 चुनाव के आप आंकड़े देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, एवरेज वोट है 40% का। 2019 पीक था भारतीय जनता पार्टी के, जब उसको 41% से ऊपर वोट आया, और पिछला उसका लो था 21, जब 38% पर वोट पार्टी 38% पर आ गई। एवरेज 40% वोट है। एवरेज 40% वोट का मतलब है कि जो हिंदू आबादी है 70%, उसमें से 60% उसको वोट दे रहा है। 10 में से 6 हिंदू उसको वोट दे रहा है, तो उसको 40% वोट आ रहे थे ओवरऑल। उस वोट में उसको ऐड करना था, और ये बड़ा टास्क था, क्योंकि एक सीमा तक जब आप पहुंच जाते हैं, या किसी भी चीज़ में जब आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और आप 50 सवाल तक तो बड़ी सहजता से हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 51वां 52वां जो जिससे आपकी जीत मिलेगी, जिससे आपकी सफलता मिलेगी, वो मुश्किल होता है हमेशा। तो ये वहाँ होता था। बीजेपी 3 बार से उसको नहीं अचीव कर पा रही थी, उस सीमा को नहीं पार कर पा रही थी, 60% की सीमा को। तो बीजेपी अगर इस बार जीतती है, जो एग्जिट पोल का जो एक डायरेक्शन जिससे मिल रहा है, हम लोग हमेशा एग्जिट पोल को डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वो डायरेक्शन अगर ये मिल रहा है, तो उसका पहला और मुख्य कारण ये है कि उसको 10 में से जो 6 हिंदू वोट देता था, वो अब 6.5 या 7 हो गया है, उतना हिंदू वोट देने लगा है। सज्जन जी, जो परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का, क्या आप उसको इसी बात की कॉम्प्लीमेंट्री बात मानते हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। परसेंटेज जो बढ़ा है वो बिहार में भी देखने को मिला, या तमिलनाडु में भी हुआ है कि बिहार में लगभग 8 साढ़े 8% SIR के कारण वोट कम हुआ, और लगभग आप देखेंगे लगभग 8-9% वोट बढ़ा। तो एक तो है कि आपका बेस कम हो जाता है, कि पहले आप जो एक्चुअल वोटिंग होती थी उसमें बहुत सारे वोटर लिस्ट में ऐसे भी वोटर्स होते थे जो जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वोट करने नहीं आते थे, तो परसेंटेज आपका कम हो जाता था। इस बार जो है एक्चुअल वोटर्स जिन्होंने वोट किया है, SIR ने क्लीन कर दिया। अब लगभग 90-92 लाख लोगों का नाम हटा है, उसमें 60 लाख तो वो हैं जो नहीं है, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो पहली बार आया, कि डेड वोटर्स हैं, शिफ्टेड वोटर्स हैं, जिनके पास 2-2 वोटर ID कार्ड था, वो हैं। लेकिन बाद में जो 30-32 लाख नाम कटे, वो थे जो वोटर थे, लेकिन वो अपना क्रेडेंशियल नहीं प्रूव कर पाए। ठीक है, तो लगभग 9% वोट शेयर पहले ही हट गया था। हाँ, मतलब 10 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल की आबादी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से अगर आप 90 लाख हटा दे रहे हैं तो 9% वोटर को आपने सीधा हटा दिया। हाँ, लेकिन वो तो आबादी से आप बता रहे हैं, वोटर्स में तो ये ज्यादा हो जाता है। वोटर्स में ज्यादा, बहुत बिल्कुल ठीक बात है। आबादी में वो लोग भी हैं जो कि माइनर्स ये हैं। लगभग 11-12% हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखें 2021 में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 82% के आसपास है, लेकिन 2024 जो लोकसभा है उसमें बंगाल में वोटिंग प्रतिशत जो है 79.3 के करीब है, 79.3 है। अब उसके हिसाब से अगर आप SIR को जोड़ें तो 90% के आसपास जाना एक स्वाभाविक, अगर उतना नहीं जाता
तो आश्चर्य होता, ये प्रोपोर्शनेट है। हाँ, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस लेकिन बावजूद इसके 2-2.5% वोट ओवर एंड एबव हुआ है। एसआईआर को आप फैक्टर कर ले तो भी वो कैसे हुआ है, अब उसे अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी और लार्जर हिंदू वोटर्स का डर का फैक्टर कम होने के कारण निकल के आके वोट करने का प्रभाव है। जो प्रो टीएमसी नैरेटिव चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि एसआईआर के कारण एक व्यापक असुरक्षा की भावना हो गई कि हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। देखिए, दोनों आंशिक सत्य बात वाली बात है, आधा पहलू दोनों का सही है। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम एरियाज में भी वोट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है परसेंटेज। हिंदूज में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, यह है इस बार। तो उस लिहाज से इसका निष्कर्ष दोनों पार्टी अपनी तरीके से निकाल रहे हैं। टीएमसी का मानना है कि ये जो वोट बढ़ा, हमारे पास 30% माइनॉरिटी और कंसोलिडेट हो गया, और कैडर होने के कारण, वर्कर होने के कारण हिंदू में है। और जो ग्राउंड सिनेरियो में जो एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी बात बता रहे थे अजीत सर, बीजेपी का मानना है कि वो एंटी इनकम्बेंसी और एक हिंदू कंसोलिडेशन सेंटीमेंट जो है वो एक कारण रहा है कि लोगों ने खुल के मतदान दिया है। आपने जिस नागरिकता का पॉइंट उठाया, नागरिकता जो सीएए के समय एक बड़ा मुद्दा बना था, तो क्या एसआईआर ने उस मुद्दे को और पका दिया क्या? जस्ट एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। नहीं, देखिए ये बात, आप ये सीए देखिए कब कानून बना था, 2019 में कानून बना, तो क्यों नहीं उसको लागू किया गया? उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2024 में। तो सीए को रोक दिया गया 2019 में कानून बनने के बाद, उसको रोका गया क्योंकि 2021 के चुनाव में, बंगाल और असम का चुनाव साथ में होता है, असम में बड़ी इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। असम में इसका बहुत विरोध हुआ था और ये कहा गया था कि अगर आप सीए लागू करते हैं और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को अगर नागरिकता आप देते हैं, तो जो अहोम कल्चर है, अहोम लैंग्वेज है, वो माइनॉरिटी में हो जाएगी असम में, और बांग्ला कल्चर हावी हो जाएगा। और अभी वो पहला दूसरा चुनाव था सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि हम बंगाल जीतने के लिए सीए लागू करें और असम लूज कर जाए, बंगाल भी नहीं जीते। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली उसको रोक दिया। सरकार ने रूलिंग उसके नोटिफाई नहीं किया, उसके जो नियम बनाने होते नोटिफाई नहीं किया सीए का। मैं भय की बात कर रहा था, जो सीए का जो फियर वही क्रिएट कह किया रहे गया थे, था। उसके उस समय तो नहीं किया उन लोगों ने, तो वहां नहीं लागू हुआ। लेकिन इस चुनाव में भी जब परिसीमन हो गया, असम की बात आएगी तो हम लोग उसको करेंगे, जब जेरीमेंडरिंग वहां कर ली इन लोगों ने पूरे कायदे से 2023 में, तो वो भय खत्म हो गया कि इतनी जो पोलराइजेशन वहां नुकसान पहुंचा सकता है असम में, तो लागू कर दिया। तो जब ये सीए आपने लागू किया तो इसका भय कई तरह से काम कर रहा था। बीजेपी ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को असम, बंगाल में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बंगाल में लाभ इस नाते मिलेगा कि मथुरा समुदाय के लोग हैं, उनको हम हिंदू कार्ड देंगे, उनकी नागरिकता देंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, पिछली बार से ज़्यादा जुड़ेंगे। तो वो नहीं हो सका। लेकिन मुस्लिम समाज में ये फियर हो गया, मथुरा समाज में भी हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले आप ये अपने को डिस्क्लोज करिए कि आप बांग्लादेश से आए हैं, तो मथुरा समाज के लोगों में भी एक भय हुआ कि हम अगर डिस्क्लोज करते हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं तो पता नहीं वोटर बनेंगे कि नहीं, नागरिकता खतरे में आ जाएगी। तो काफी लोगों ने नहीं किया। बीजेपी ने कैंप्स लगाए थे, आप उत्तर 24 परगना में और नदिया में कई सारे कैंप लगाए थे, और वहाँ ये लोग कार्ड दे रहे थे, हिंदू कार्ड किसी मंदिर के जरिए, किसी मठ के जरिए, कहीं से भी आप ले सकते थे। लेकिन लोगों ने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि हम बाहर से आए हुए हैं। एक तो उनमें भय हो गया, और दूसरा भय ये हुआ जो ममता बनर्जी और कांग्रेस और इन तमाम जो एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं, उन लोगों ने प्रचार किया कि अगर आपका नाम इस बार तो किसी तरह से आपने जुड़वा लिया, अगर वोट आपने नहीं किया तो आपका नाम अगली बार कट जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपको जो दूसरी तमाम सुविधाएं जो मिल रही हैं, लाभार्थी हैं जिन सुविधाओं के, वो सब नहीं मिलेगा। तो इस बार जो इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोगों के जा करके वोट डालने की जो खबरें ठीक है, वो मुझे इसकी एक वजह फैक्ट से। बताइए कि बंगाल की जो इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वोटर्स में, कितना प्रतिशत हिंदू है और कितना प्रतिशत मुस्लिम? ये बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहीं से ध्रुवीकरण को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। फिगर क्या है? नहीं, फिगर तो ये है जो कि 27% के करीब मुसलमान है आबादी में, और 70-71% हिंदू है, बाकी दूसरा जैन, सिख सब मिला लीजिए तो 1% आधा परसेंट वो है। तो ये आबादी का परसेंटेज है। लेकिन वोटिंग जो परसेंटेज होता था वो उस मुसलमान के 27% का मैक्सिमम होता था, हिंदू के 70-71% का मैक्सिमम नहीं होता था, नेचुरल वे में नहीं होता था। उसको बंगाल में एक छापा वोट कहते थे कि वोटर था, वोटर लिस्ट में उसका नाम था, लेकिन उसका वोट जो आदमी सत्ता में है, जो सरकार में है, पहले लेफ्ट के लोग थे वो डलवा लेते थे, पहले जो तृणमूल आ गई तो तृणमूल डलवा लेती थी। ये जो अभी जो सज्जन जी ने कहा ना, जो क्लीन किया गया है वोटर लिस्ट को, उसमें एक कैटेगरी है एब्सेंट, शिफ्टेड,
डेड एंड डुप्लीकेट, ये SDD जो एक कैटेगरी है जिसमें पहली बार 58 लाख नाम कटे और फिर 5 लाख और नाम कटे, 63 लाख नाम कटे, वो ASDD में कटे। तो वो उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी और वो एक बड़ा जो झटका जिसको कहेंगे वो TMC को तृणमूल कांग्रेस को लगा, क्योंकि जो सत्ता में है वो अपने पक्ष में वो वहाँ पे साइंटिफिक रिगिंग टर्म चलता है CPM के जमाने हाँ वही जिसको छापा वोट, बार बार पॉपुलर उसमें छापा वोट कहते थे, जो नहीं है उसको किसी और से वोट दिलवा और दिया। बंगाल के डाल दिया, रूलिंग पार्टी ने डाल दिया, जो हर जगह होता था। एक बंगाल में कल्चर ये भी है, 1 बजे से 4 बजे का टाइम ऐसा है दोपहर में कि बंगाली लोग आराम करते हैं घर में, और ये हमेशा वोटिंग है तब भी आराम करते थे, और उसका लाभ उठाती थी तृणमूल कांग्रेस। उस टाइम में उसके जो लोग अंदर बैठे रहते थे, अच्छा आइडेंटिफाइड है पोलिंग एजेंट, तो वो एक हिम्मत नहीं कर सकता, उसको आइडिया है कि चुनाव के बाद क्या उसके साथ हो सकता है, तो वो मुंह बंद रखेगा और हर बूथ पर आपने मान लीजिए जैसे 100 वोट भी डलवा लिए, 1000 का बूथ है, 10% वोट आपने डलवा लिए तो आपने पहले ही उतने स्टेप आप अहेड हो गए, तो ये होता था। तो इस बार कहा गया है कि पोलिंग स्टेशंस पर जो लोकल पुलिस है उसकी जगह CRPF तैनात की गई है, तो क्या आप उसे बड़ा कारण मानते हैं कि एक तरफ तो SIR ने सफाई की, प्लस छापा वोट को रोकने में अर्धसैनिक बल जो केंद्र की तरफ से डिप्लॉयड थे, उन्होंने पुलिस जिसको कि TMC का एक्सटेंडेड काडर कहा जाता था, उसका भय कम हुआ, क्या आप ऐसा कुछ देखते हैं? ज़बरदस्त कारण है ये। हम लोगों ने जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो जंगल महल की मैं बात बता, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसको हम लोग काफ़ी समय से लॉन्गिट्यूडनल सर्वे में बार बार जाते हैं, तो बिल्कुल ये अनुभव कि जब वो बूथ पे गए, एक भी स्टेट पुलिस का कर्मी नहीं था, वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन था। क्यों? क्योंकि बाकी जगह हिंदुस्तान में, बाकी राज्यों में पुलिस को बायस्ड बताया जाता है। बंगाल में पुलिस बायस नहीं होते, बंगाल में पुलिस पार्टी की कैडर होती है, पुलिस चुनाव लड़ती है आपका। तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकल मैं अपने ऑडियंस को एक फैक्ट ऐड कर देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में, जैसे मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, तो हम ये कहते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 5 पुलिस स्टेशन होते हैं, तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही पुलिस स्टेशन है, तुलनात्मक रूप से पुलिस स्टेशन की संख्या कम है। दूसरी तरफ अगर मैं राजस्थान का उदाहरण लूं, हालांकि मानक नहीं है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक पुलिस स्टेशन में जहां 20 से 25 पुलिसकर्मी होते हैं, बंगाल के अंदर उनकी संख्या 10 से 15 ही बताई गई है। ऐसे में वहां पर सिविल या वॉलेंटियर जो लोग पुलिस करना चाहते हैं उनकी संख्या ज्यादा बताई जाती है। तो ऐसे में होता यह है कि पुलिस में वॉलेंटियर पुलिसिंग, जिसमें आम जन ये कहता है कि मैं पुलिसिंग की मदद करूंगा चोर पकड़ने में, यातायात प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में, इस समय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को ही उस पुलिसिंग में ज्यादा मदद दी जाती थी। ये बने हुए जो वॉलेंटियर पुलिसकर्मी थे, इनका इलेक्शन में भी उपयोग होने लगता था। वो उपयोग नहीं, दुरुपयोग था, क्योंकि पार्टी से बायस्ड व्यक्ति ही अगर पुलिसिंग कर रहा है तो वो अपने को मजबूत करने का प्रयास करेगा ताकि अगली बार सत्ता आए तो उसकी नौकरी ना जाए। तो अगर मैं इस फैक्ट को ऐड कर पाया तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो जो सिविक वॉलंटियर की बात की, ये TMC ने शुरू किया। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखेंगे कि नेशनल हाईवे पे पुलिस बैरियर लगा हो। बंगाल में किसी भी नेशनल हाईवे पे जाइए, आपकी गाड़ी एक अच्छी स्पीड पे चल ही नहीं सकती है, क्योंकि आप 1-1.5 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद एक पुलिस का बैरियर, और वो कहेंगे कि नहीं हम इसको स्पीड रेगुलेशन के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए करें, जबकि वो होता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। सिविक वॉलंटियर क्या करते हैं, वो एक दूसरा प्रोटेक्शन भी देते हैं। एक्चुअल पुलिसकर्मी वो दूर बैठा रहेगा चेयर पे, वो जाके पूरी जो भी अंडर द टेबल डीलिंग होता है सब करेगा। अगर वो पकड़ा गया तो वो एक 8-9 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, सब कुछ रहे। बात यहाँ पे है कि क्यों ये पॉजिटिव, जो आपका मूल सवाल था, अनुभव था, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी केवल ये नहीं कि पुलिस चुनाव लड़ रही है या वो एक माहौल बना रही है। बंगाल में गुंडागर्दी पुलिस के सहयोग से होती है, बाकी जगह पुलिस रोकती है या उनका अभाव होता है। बंगाल में आप देखेंगे कि उसे पार्टी सोसाइटी कहते हैं। वो पार्टी सोसाइटी नहीं है। पार्टी सोसाइटी मतलब पार्टी ही तय करेगी कि आप किस तरह से सोशल इंटरेक्शन करेंगे, आपके किन लोगों के साथ उठना बैठना होगा। एक समय में तो टेलीविजन चैनल देखने पे भी लोग आपत्ति करते थे कि आप कौन सा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। अच्छा, ये रूलिंग पार्टी सोसाइटी है। जब CPM आई, उसने कांग्रेस को फिनिश कर दिया। आज तक कांग्रेस उठ नहीं पाई। उसके बाद नंदीगाम और सिंगूर का धन्यवाद कीजिए कि ममता आ पाई, नहीं तो CPM को हराना बहुत मुश्किल था। फिर जब ममता आई, उन्होंने CPM को खत्म कर दिया। तो वो देखिए, जो पीड़ित होता है जैसे ही वो सत्ता में आता है, वही टूल टैक्स अपनाता है, तो वो, अपनाता और है। वो पुलिस के बल पे होता है। तो पुलिस का, स्टेट पुलिस का वहां नहीं होना फियर फैक्टर को कम करने में एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हालांकि उसके बाद 2,40,000 सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहां पे इतना जबरदस्त एक साइकोलॉजिकल कि लोग डर के बिना बाहर आ पाए। कि लोग कम। कारण ये है कि देखिए, फ्री एंड फेयर
तो फ्री इलेक्शन तो तब होगा ना जब वहां पे, जो अजीत सर भी कहते हैं कि दो तरह की प्रिवेंशन टैक्टिक्स है जो साइंटिफिक, एक सोर्स जैमिंग और दूसरा बूथ जैमिंग, कि आप बूथ पे गए, दबंगों ने आपको रोक दिया। पूरे हिंदुस्तान में एक समय में 90 तक लोग सुनते थे, अब कम होता है। वहां एक सोर्स जैमिंग है कि आपने सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किए, 2021 में किया गया। उसके घर पे एक दिन पहले जाके धमकी दी जाएगी कि तुम्हें हमें वोट नहीं देना, मत देना, घर पे बैठो, क्योंकि ये केंद्रीय वाहिनी जो है ये चली जाएगी, तुम यहीं पे रहोगे। इसको सोर्स जैमिंग करते हैं। इसी कारण से देखिए कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती नहीं, उनकी सक्रियता बढ़ी। ये भी घोषणा की गई कि चुनाव के बाद भी 2 महीने रहेंगे। लोग प्री पोल, पोलिंग डे एंड पोस्ट पोल सर्वे करते हैं। वहां प्री पोल वायलेंस, पोलिंग डे वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस मेथोडिकल वे में होता है। ये नहीं कि आपको गुस्सा आया है, आप करते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट है। इस बार जो ताकि अगली बार डराने में काम में लिया जा सके। निश्चित तौर पे तो जो एक जिनका नाम लोग नहीं ले रहे हैं, केजी राव 2005, जो कि बिहार में सामाजिक तौर पे गुंडागर्दी चलती थी, यहाँ पार्टी के तौर पे गुंडागर्दी। जो चीज 2005 में केजी राव ने बिहार में किया, इस बार चुनाव आयोग ने वही चीज बंगाल में किया है। इससे निश्चित तौर पे सत्तारूढ़ दल को, वो छापा वोट जो बंगाली उनकी शब्दावली, उसका नुकसान हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट बड़े निकल कर आए। पहला कि पोलराइजेशन अच्छे से हुआ। दूसरा, जो वोट डालने के लिए एसआईआर का उपयोग इलेक्शन कमीशन के थ्रू, इलेक्शन कमीशन ने ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती की, या फिर ये तक कहा जाए कि लोगों को फ्री वोट दिलवाने के लिए, फेयर वोट दिलवाने के लिए एक माहौल बनाया गया। इसमें कहा गया, मेरे कुछ जानकार सूत्रों ने ये भी जानकारी दी कि जो वोटर को एक्नॉलेज किया जाता है या उनको मोटिवेट किया जाता है कि तुम्हें वोट देने जाना है, वो कैंपेन भी इस बार बहुत सक्रियता के साथ वहाँ चला। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको प्रायोरिटाइज करने का मौका दिया जाए कि ध्रुवीकरण में कौन सा मुद्दा ऐसा रहा जिसने सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण किया। मैं अगर दूर से बैठकर देखता हूं तो कुछ मुद्दे मुझ तक जो पहुंचे, मछली का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना, काबा मदीना का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना। ये मुद्दे आपकी नज़र में अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो ट्रिगर पॉइंट बना कि ये तो बांट कर ही रहेगा, क्या लगता है? इसके एक तात्कालिक मुद्दे में अगर आप कहिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास लगातार किया गया। जो इसमें ऐड करने एक बात खाली की, आपको याद होगा डेरेक ओब्रायन मिलने गए थे चुनाव आयोग से और मिल के बड़े तमतमाए हुए, उन्होंने आकर के कहा कि हमको गेट लॉस्ट कहा है चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग ने तृणमूल का नाम लेकर के कहा था कि तृणमूल के लोगों तुम सावधान हो जाओ, सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग से मुक्त चुनाव होगा, भय मुक्त होगा, हिंसा मुक्त होगा, ये सब चुनाव आयोग ने नाम लेकर के कहा। तो एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, वो एक तरह से चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से चलाया हुआ था लोगों को करने के लिए। अब आप इस ट्रिगर की बात, जिस एक धार्मिक ध्रुवीकरण के जिस ट्रिगर की बात कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में था। ये पिछली बार भी हम कह रहे हैं कि जब 100 में से 60 देश के कितने हिस्से हैं जहां 100 में से 60 हिंदू एक पार्टी को वोट करता होगा, असम को छोड़ दीजिए। ये यहाँ ऑलरेडी माहौल बन चुका था, ये ध्रुवीकरण होता था। लेकिन वहाँ क्या है कि हिंदुत्व जो बीजेपी का हिंदुत्व है वो बंगाल के हिंदुत्व से थोड़ा अलग है। बीजेपी का हिंदुत्व जो वैष्णव हिंदुत्व है, जो प्रोजेक्ट हिंदुत्व जिसकी हम लोग बात करते हैं आरएसएस की, कि पूरे देश को वैष्णव बनाना है, और ये इसका कॉन्फ्लिक्ट था बंगाल के हिंदुत्व से। शाक्त था इनका, शाक्त संप्रदाय है बंगाल में, और शिव की भी पूजा होती है, शैव भी है, और चैतन्य महाप्रभु की वजह से कृष्ण का भी एक असर है वहाँ। तो ममता बनर्जी इस 3 को टारगेट करती थी, इस 3 हिंदू को। उन्होंने जगन्नाथ धाम बनवाया दीघा में, दुर्गा आंगन शुरू किया उन्होंने राजारहाट में, न्यू टाउन में, कलकत्ता में, और वहाँ सिलीगुड़ी में उन्होंने महाकाल का मंदिर, उनको कहा कि सरकारी खर्चे से बनवाएंगे हम, और इस बार दुर्गा पूजा के पैसे भी उन्होंने बढ़वाए थे। तो ये जो उस हिंदुत्व को वो टारगेट कर रही थी, एक हम लोग लगातार चर्चा जो करते हैं कि बीजेपी 70% हिंदू को टारगेट कर रही है, उस 70% में भी डिवीजन था। एक 40% के करीब बांग्ला बोलने वाला जो हिंदू था, जो कल्चरली डिफरेंट था दूसरे हिंदू से, और अपने को कल्चरली और लिंग्विस्टिक आधार पर मुसलमान के ज्यादा नजदीक पाता था कि हमारा पहनावा एक जैसा है, खान पान एक जैसा है, बोली एक जैसी है। उसके पीछे जो हम लोगों ने जानकारी जुटाई उसमें बताया गया कि जो उत्तर भारत का मेजर हिंदुत्व है वो सनातन हिंदुत्व है, जिसमें शाकाहार को बहुत प्रमोट किया जाता है। हाँ। और वहीं बंगाल की जब बात की जाती है तो मांसाहार में मछली को भगवान देवी का प्रसाद माना जाता है, तो उसे शाक्त हिंदुत्व कहा गया। तो सनातन से शाक्त का जो शिफ्टिंग था, इसको बीजेपी करने में कामयाब दिखी। एग्जैक्टली वही हम अभी कह रहे थे कि ये हिंदुत्व का जो बेसिक फर्क था दोनों के हिंदुत्व का, तो बीजेपी नहीं कर पा रही थी। जो बांग्ला बोलने वाला हिंदू है, जो शाक्त संप्रदाय को मानता है, शैव को मानता है, मांसाहार करता है, उसको लगता था, उसको एक लेवल का भय था, एक तरह की दूरी थी इस हिंदुत्व से, जो अगर ये आ गए तो अंडे की दुकान बंद करा देंगे, मांस की दुकान बंद करा देंगे, मछली बंद हो जाएगी, इस तरह का हिंदुत्व आएगा जो बीजेपी का हिंदुत्व है। तो
ये एक नाराजगी थी वहाँ, और इसकी इस डिवीजन का फायदा बीजेपी को ये मिलता था कि जो बाहर के हिंदू थे, जो गैर बांग्ला भाषी हिंदू थे, जिसमें बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के बड़ी संख्या में लोग थे, गुजरात के, ये वोट करते थे बीजेपी को। और वो हिंदू जो था, जो बांग्ला बोलने वाला हिंदू था, साक्त मानता था, वो नहीं करता था। तो इस बार बीजेपी ने वो दूरी मिटाई। सबसे पहले तो इसको काउंटर किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम बांग्ला बोलने वाला, बांग्ला में पढ़ने वाला बांग्ला आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मछली कोई बैन नहीं होने जा रही है, बाहर के लोगों ने ही खाई, मंगलवार को मछली खाई बैठ करके अनुराग ठाकुर ने, हाँ ये सब भी कहा, और बीजेपी के लोग मछली लेकर के कैंपेन में निकले। तो इस मछली वाले को काउंटर किया उन्होंने, हिंदुत्व के उस धारा को मर्ज करने की कोशिश की कि कोई दूरी नहीं है, चाहे हिंदुत्व बांग्ला बोलने वाला हो या गैर बांग्ला हो। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस के तहत बीजेपी ने उस दूरी को खत्म किया, जो दूरी एक एडवांटेज देता था ममता बनर्जी को। वो हिंदू भी जो बांग्ला भाषी है, जो गैर बांग्ला भाषी है, वो आए। और इसमें जो सबसे बड़ा काम था वो घुसपैठ का इशू था। और आपको एक बात एक याद दिलाएं, 15 मार्च को, 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी। 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में कहा था कि अगर भाजपा नहीं जीती तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो वो जो हिंदू था, जो बांग्ला भाषी हिंदू था, जो अपने को मुसलमान के नजदीक पाता था, उसको डर हुआ, उसको ये लगने लगा, वो अपने व्यवहारिक अनुभव से भी समझ रहा था, ये जो मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आगे खतरा है। जनसंख्या की संरचना भी बदल रही है, हमारे संसाधनों पर इनका हक बढ़ता जा रहा है, ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति के कारण इनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस फियर ने उनको बीजेपी के नजदीक पहुंचाया, और फिर बीजेपी ने ये व्यवस्था की कि वो जाकर के वोट डाले। ठीक है, इस पॉइंट में जैसा अभी अपन ने देखा कि बीजेपी अक्सर, अगर अपन पीछा इतिहास निकाल के देखें, तो वो साल भर से चाहे जो मोमेंटम बनाए, लेकिन वो इलेक्शन टाइम पर अपोजिशन की हर एक गलती को तुरंत एंटरटेन करती है कि अगर आप ये बोलोगे तो लोग कार्ड इंस्टेंट तैयार की जाएगी। ऐसा नहीं कि तरकश में तीर पहले से थे, हम इंस्टेंट बनाएंगे। चाहे काबा मदीना दिल में बसता है, उसके तोड़ में तुरंत ये कहना कि हमारे माँ काली बसती है। ये जो इंस्टेंट कैंपेन प्लान होता है, इसमें अमित शाह जी का 15 दिन बंगाल में कैंप करना और 3 बजे सुबह उठ करके ये सब कैडर के साथ बैठकर पोलिंग स्टेशन जो 80,000 से ऊपर बताए गए, उनके लोगों के साथ कनेक्ट बनाना, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया? नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं जी। इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं किया, वही इम्पैक्ट है और कोई इम्पैक्ट नहीं। पहली बात तो ये देखिए कि वहाँ पे जब हम लोग नवंबर में गए तो एंटी टीएमसी सेंटीमेंट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके साथ प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व से और लीडर से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी था। सक्रिय नहीं थे वो लोग। सक्रिय नहीं थे। एक व्यक्ति ने बताया, जो प्रो बीजेपी सेंटीमेंट का आम आदमी था, बोला कि आप 4 साल 9 महीने नहीं रहते हैं, अचानक आते हैं और 3 महीने में आके पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो उसने कहा कि बदलाव हो रहा है, लेकिन अगर ये पहले से होता, उसका इशारा था कि अमित शाह जो कर रहे हैं, ये प्रदेश नेतृत्व के लोग भी, शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, समीक भट्टाचार्य हैं, शांतनु मजुमदार हैं, सुकांतो मजुमदार और शांतनु ठाकुर, ये सब जो नेता हैं, जो अपने अपने फैक्शन में लगे हुए हैं, उसका ये फ्रस्ट्रेशन और ये जनमानस का भी था। लेकिन बाद में जब पिछले 1-1.5 महीने में अमित शाह और प्रधानमंत्री, ये जो ड्यूओ ने आके पूरी की पूरी ताकत झोंकी और फिर चुनाव आयोग ने माहौल बनाया, तो उसमें लोग क्या कहते हैं कि ओपीडी मोड में भले ही बीजेपी चूक जाए, लेकिन जब वो आईसीयू मोड में आती है तो फिर वो मान के चलिए कि मुर्दे को भी जिंदा करने की पूरी कोशिश करती है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। तो इसमें क्या तंत्र विद्या का काम ईडी, सीबीआई, एनआईए ये सब करते हैं? अगर आप फियर एक फैक्टर है, फियर बंगाल में मेथड है, सीपीएम के जमाने से टीएमसी के टाइम में तक फियर फैक्टर एक वो मेथड है जो अजीत सर ने कहा कि हिंदुओं का वोट कम होता था। कारण ये था कि उसमें हिंदी भाषी लोग होते थे। अब आप चले जाइए हावड़ा में, आप चले जाइए चौरंगी में, एंतले में, जोरा साको में, जहाँ पे मारवाड़ी या हिंदी भाषी बिजनेसमैन बड़े बड़े, उनके कॉलोनी के आगे टीएमसी का एक गुंडा, वहाँ गुंडा ही कहा जाता है, वो बाइक पे बस वो खड़ा हो जाता था, लोग देखते थे और वोट देने नहीं निकल। ये साइंटिफिक रिगिंग यही है, सोर्स जैमिंग, कि आप निकलने ही नहीं देंगे, कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं, एक दिन पहले चला गया। अब इस बार जो ईडी का या आप कहिए एनआईए की भी वर्दी पहन के बहुत लोग घूम रहे थे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कारण ये है कि जिस वोटर को आप सोर्स जैमिंग या ये कहना कि परसेप्शन में कुछ भी कर लो, आएंगे हम ही फिर देख लेंगे, तो ये परसेप्शन वॉर को जीतना जरूरी था। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व को निभाया, बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन पब्लिक के लिए वो दोनों सिंक्रोनाइज था।
तो तंत्र विद्या जो कह रहे हैं कि उसका एक हैलो क्रिएट होता है, तो काम तो अपने अपने स्फीयर में हो रहा था, लेकिन पब्लिक के लिए वो एक संपूर्ण रूप से एक हैलो क्रिएट हुआ, जिसमें एक भय का वातावरण, परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी ने भी 3 महीनों में अमित शाह और प्रधानमंत्री के प्रयास से ये सिद्ध करने की कोशिश की और काफी सफलता पाई कि इस बार हम लोग जीत सकते हैं। और यही नतीजा है कि जंगल महल, झारग्राम, ट्राइबल एरिया, वहां भी 90+% वोटिंग हुई। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि डर को डर से डराने का प्रयास किया गया? ये तो बंगाल का मेथड है, बंगाल में ऐसी होता है। अगर यही हुआ तो फिर बंगाल किस चीज को इलेक्ट कर रहा है? डर से बड़े डर को? नहीं, लेकिन अब ये उम्मीद कर रहे हैं बंगाल के लोग, 2 चीजों की उम्मीद कर रहे हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जैसे तृणमूल कांग्रेस है। उसके लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए गुंडा तत्व को उस तरह से अडॉप्ट करना, उसका इस्तेमाल करना भाजपा उस तरह से नहीं करेगी। एक तो ये लोगों की उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में भी उसकी सरकार है, तो वो अब बंगाल को जीतने के बाद दूसरे मेथड अपनाएगी। वो एक उम्मीद की बात हम कर रहे हैं। वो मेथड ये है कि यहाँ विकास होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, फिर से यहाँ शांति बहाल होगी। एक तो ये उम्मीद है, और दूसरी उम्मीद जो भय की जहाँ लोग उम्मीद कर रहे हैं वो है घुसपैठ रोकने के लिए बीजेपी अपना भय का जो उसके पास जो संसाधन होंगे पुलिस का और केंद्रीय बलों का, उसका इस्तेमाल करेगी घुसपैठ को रोकने के लिए। और आप बंगाल जाइए, आप हम तो काफ़ी हम घूमे हुए हैं, भी घूम के आए, आप जा करके देखिए वहाँ पार्क स्ट्रीट में और साल्ट लेक में और बेहाला में और बालीगंज में, ये अपर जो अपस्केल मार्केट्स हैं, वहाँ भी कैसे आपकी दुकान के आगे रेहड़ी लगा करके खड़े हैं 2 लोग, उन लोगों ने अपनी रेहड़ी लगा ली, कोई हटा नहीं सकता है। पेडेस्ट्रियन पे दोनों तरफ लगाते हैं। जैसे अगर ये एक पगडंडी है तो आधे में एक और दूसरी तरफ से एक, और सामने आपकी दुकान है सड़क से, तो आपको ऐसे घूम के कम से कम 500 मीटर के बाद आपको आना पड़ेगा, आप सड़क से सीधे नहीं आ सकते। तो ये जो स्थिति है, यही जो पहले हमने कहा ना कि ये लोगों को लग रहा था कि ये तो भविष्य के लिए बड़ी चिंता, पर हम लोग कल्चरली और लिंग्विस्टिकली कितने दिन एकता इनके साथ दिखाते रहेंगे और ये लोग ऐसे हावी होते रहेंगे सरकार के समर्थन से। तो जो भय चुनने की आपने बात कही, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फियर होगा। ये होगा तब पता चलेगा। होगा जब होगा। Actually क्या होता है कि जब केंद्र में बैठकर आप देखते हो, दिल्ली से बैठ के जब बंगाल देखते हो, तो आपको दिल्ली से जो भय पैदा होता है वो, और जो पश्चिम बंगाल में एग्जिस्टिंग भय है, वो समझ नहीं आता है। नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हैं, ये चूंकि आपके खुद के स्वयं अनुभूत अनुभव हैं जो आप बता पा रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कभी बंगाल में इस भय को महसूस ही नहीं किया, तो वो शायद अब तक अपनी बातों से इसको समझ पाए हो। तो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा लोकसभा चुनाव में हमने सोचा कि वहाँ के लोकल ट्रेन में चले कि क्या बातचीत हो रही है। तो कोलकाता से कृष्णानगर लगभग 2-2.25 घंटे, मुझे जहाँ तक याद है कि जर्नी होती है। तो हमने टिकट कटवा के आराम से सोर्स स्टेशन से हम लोग बैठ गए। 1 घंटा हुआ होगा, उसके बाद एक व्यक्ति आके बोला कि अब आप उठ जाइए। मुझे बंगाली समझ में आती है, बोल नहीं पाते हैं, तो मैंने वो, आपको लगता है कि तबीयत खराब होगी या कुछ होगा? तो हुआ कि क्यों उठ जाए, तो उसने बताया कि आपका 1 घंटा हो गया, हाफ जर्नी हो गया। किस प्रदेश में आपने टिकट कटवा? वहां एक एंटाइटलमेंट जो है, जो सीपीएम का जो एक कल्चर है कि समय में भी मुझे हिस्सा चाहिए, भले ही मेरा कोई योगदान नहीं, कि आपने टिकट कटो, वो उसका ये कहना। हमने कहा कि नहीं उठेंगे भाई, आप जाइए कहीं और देखिए। बाकी लोगों ने भी कहा कहीं और बैठ जाओ। फिर हमें समझाने की कोशिश ये करी कि यहाँ पे ये नॉर्मल है कि 2 घंटे की जर्नी में आधा आपका जर्नी हो गया तो आधा कोई और कहेगा। ये अभी भी बचा हुआ है। एक पगडंडी, एक तो उस पर कुछ भी स्टॉल लगाना इलीगल है, उसमें भी क्या करते हैं कि बीच से बांट के एक पूरब तो दूसरी पश्चिम की तरफ, सामने मॉल खुला है, सामने बड़े बड़े शोरूम है, आप देख रहे हैं कि हाँ वहां बोर्ड है, लेकिन आने में आपको 100 मीटर आगे से घूम के ऐसे 200 मीटर आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको, इस वाली डिस्कशन को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम एक और डिटेल डिस्कशन का समय निकालते हैं। कंक्लूसिव रिमार्क में एग्जिट पोल्स को आप कैसे देखते हैं और आप कैसे देखते हैं, दोनों बताइए, ताकि उससे हम आगे निकलें। और इन केस ये एग्जिट पोल पलट जाते हैं तो क्या आपके नजरिए होंगे? पहला आपसे रिमार्क, एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं, कितना करीब है ये सत्ता परिवर्तन के? नहीं देखिए, बिल्कुल जो भी ग्राउंड इनपुट आ रहा है, जिस तरीके से भी बीजेपी की संगठनात्मक कमजोरी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद टीएमसी खींच खांच के निकाल ले, पर एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रही थी। और लेकिन जिस तरीके से मतदान हुए हिंदू क्षेत्र में भी, जिस तरीके से केंद्रीय फोर्सेस को देख के डर कम हुआ, ऐसा लग रहा है कि शायद एग्जिट पोल जो ज़्यादातर दिखा रहे हैं उस तरफ डायरेक्शनली चला जाए। लेकिन हुगली नदी, जैसा हमने कई बार कहा है कि वो दिन में जिस दिशा में बहती है, रात में उल्टी दिशा में बहती है। ये साइंटिफिकली बताना पड़ेगा, समुद्र का पानी चढ़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा बंगाल का चरित्र भी है। दूसरा ये भी देखिए, माहौल पूरा था बीजेपी के लिए। सवाल ये था कि सेंटिमेंट क्या वोट में बदल पाएगा,
इस बार लग रहा है बदला है, लेकिन क्या कुछ थोड़ी बहुत मतलब आपको भी संशय है कि इस रिजल्ट मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लग रहा है कि सही होगा, लेकिन जो ये क्लोज इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी से पहले विपक्षी पार्टियां 100% वोट को टारगेट करती थी, बीजेपी 70% को टारगेट कर रही है, क्योंकि 30% उससे अलग पहले है। से ही मान के चल रही है कि तो ये मेरा वोट नहीं तो इस कारण से मैं कहूंगा कि नतीजा शायद वही आए, लेकिन मार्जिन बहुत बड़ा विक्ट्री का मुझे ये नहीं लगता है वेव इलेक्शन है। ठीक है, ये मैं सर, कहना आपका रिमार्क। ये हम लोग एग्जिट पोल को हमेशा इसलिए यूज करते हैं कि उससे डायरेक्शन स्पष्ट हो जाता है। और पिछली बार भी जो आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा ना कि कई दिखा रहे थे, तो ज्यादातर लोग दिखा रहे थे कि टीएमसी जीत रही है, 2 4 5 का था, तो एक डायरेक्शन उससे पता चल गया कि बीजेपी हार रही है, टीएमसी जीत रही है। इस बार ज्यादातर का है कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, तो एक डायरेक्शन मिल गया कि बीजेपी जीत रही है। और इसको हम लोग जब फैक्टर करते हैं अपने जो ग्राउंड से हमारी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट से भी ऐसा लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन है, इस बार बीजेपी चुनाव जीत सकती है। उसने 2 चीजें ही करनी थी जो कर दी उसने। ठीक है। हम जीत सकते हैं और आप हमको वोट करिएगा तो आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा, ये दोनों चीजें उसने कर दिया था, इसलिए हिंदू वोट तो हमारा रिमार्क ये गया कि एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं, अगर मतलब अभी फिलहाल के लिए मंच इस तरफ आगे बढ़ रहा है, बाय एनी चांस ये पलट जाता है तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा वो पहले ही दे लेते हैं। बताइए सर, अगर ये रिजल्ट उल्टा हो गया, यानी कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वैसा नहीं हुआ, तो क्या ऐसा फैक्टर होगा? यार इसको फैक्टर इन करना चाहिए था जब बात कर रहे थे। आपकी तरफ से एक पॉइंट। नहीं, वही एक पॉइंट है कि वो जो बांग्ला भाषी हिंदू है, इसका मतलब कि उसका अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के प्रति वैसा रुझान नहीं बन पाया है। वो चुपचाप जा करके उसने फिर उसका जो अपनी आइडेंटिटी है, जो लैंग्वेज वाली जो उसने उस आइडेंटिटी बांगा को पकड़ा। उसको उसकी वजह से उसने वोट कर दिया और ममता बनर्जी को 20% से ज्यादा हिंदू वोट मिल गया, इसकी वजह से ये पलट गया। मेरा ये मानना है कि फियर फैक्टर इसका मतलब 100% कम नहीं हुआ। आप देखिए दूसरे चरण में अभिषेक बनर्जी या बाकी लोगों का बयान देखिए, उन्होंने थ्रेट को डबल डाउन किया कि पिछली बार तो हम उदार थे, इतनी जगह से तुमने हराया उदारता में, लेकिन इस बार मैं खुद पर्सनली हिसाब लूंगा। तो आप देखिए कि एक मेथड है। तो अगर मान लीजिए जो आप कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जगह सेंटिमेंट वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। वार्ता जारी रहेगी एक और एपिसोड के अंदर। अभी आप इस बात का कंक्लूजन रिमार्क लीजिए, हम बाकी स्टेट्स की चर्चा लेकर आपके सामने आ रहे हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि रिजल्ट्स किस दिशा में जा रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।